नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 में जो निबंध प्रस्तावित हैं उनका लेखन किस प्रकार होगा उसके बारे में। तो निबंध लेखन में निबंध के जो अंग हैं, अवयव हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस हिसाब से निबंध लिखा जाता है और कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान भी आपको रखना है। सबसे पहला है विषय वस्तु या कथा वस्तु। प्रारूप के अंतर्गत जो उसका प्रारूप है, पैटर्न है, उसके तहत। और जो दूसरा ध्यान देने लायक विषय है वो है कि उसकी आकृति कैसी होगी, मुख्य विषय क्या होगा। जैसे दिवाली पर निबंध लिखने के लिए कहा गया तो 2-4 शब्दों में दिवाली की चर्चा कर दिए और बाकी होली कैसे होता है ये अगर कहने लगे तो वो दमदार नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। प्रयास करना है कि अधिक से अधिक जो आपका केंद्र है वो दिवाली अगर आपने चुना है तो दिवाली ही हो, जो मुख्य अवयव हुआ। और अंतिम जो इसका अंग है उसको बोलते हैं समापन या उपसंहार, यानी कि उससे क्या प्रेरणा मिलती है या क्यों उस किसी दीपावली या किसी भी पर्व को मनाते हैं उसके बारे में कुछ बोलना, जानकारी देकर समापन करना, ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि आपने जिस विषय को चुना था उसके ऊपर सारी जानकारी तो दे ही दी और बहुत अच्छे से समापन किया। जो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है वो है कि यदि आप निबंध लेखन कर रहे हैं और जो विषय या तो आपने चुना होगा या आपको दिया गया होगा, तो उस विषय पर अपने आप को केंद्रित रखने के अलावे शब्द सीमा का ध्यान रखना एक अच्छे वक्ता और अच्छे लेखक की पहचान है। हो सकता है आपको कहा गया होगा कि 150 से 200 शब्दों में लिखें या 250 से 300 शब्दों का प्रयोग करें, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक अनुच्छेद लिखें। तो एक अनुच्छेद में यदि शब्दों की चर्चा नहीं है तो मान के चलिए कि 60 से 100 शब्द। तो अच्छे बच्चे जो हैं वो लिखते समय ये भी देखते रहते हैं कि जितने शब्दों की चर्चा की गई है उतना शब्द मेरा हुआ कि नहीं। तो ये सब कुछ बातों को ध्यान रखते हुए जो निबंध है 6 क्लास के लिए वो है इंटरनेट वरदान या अभिशाप। तो यदि इसके ऊपर हमें लिखना हो कि इंटरनेट जो है वो किस तरह का है, उसकी क्या उपयोगिता है, तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जो समीचीन हो, जो सही हो। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे आज का युग इंटरनेट का युग है, इसने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। बच्चे हो या युवा सभी इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। आपका जो मोबाइल चल रहा है, एंड्रॉयड टीवी अभी आ चुका है, वो जो चलता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं। तो कुछ बच्चे जो मोबाइल का सही प्रयोग यदि नहीं कर पाते हैं तो इसके जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है कि गिरफ्त में आ गए हैं, उसके गुलाम बन के रह जाते हैं। तो बुद्धिमानी क्या है कि प्रयोग तो हम करें लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग करें। इंटरनेट ने आज दुनिया को एक गांव के रूप में स्थापित कर दिया है। विश्व के किसी कोने में घटित घटनाएं इसके माध्यम से पलक झपकते ही हमारे पास आ जाती हैं। इसके कई लाभ हैं, जैसे किसी भी विषय से जुड़ी नई नई जानकारियाँ यह हमें उपलब्ध कराता है। कहाँ कब क्या घटना घटी वो हमको तुरंत पता चल जाता है इंटरनेट के माध्यम से, घर बैठे बैठे। क्योंकि समाचार जो एक जगह से दूसरे जगह आता है वो हवाई यात्रा करके आता है। तो हवाई यात्रा करने का मतलब कि इंटरनेट के द्वारा आता है। इससे हमें मौसम की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावे रेलवे की यात्रा करनी है तो आप रिजर्वेशन करवाते होंगे। भविष्य में जो आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जाएंगे, फलाने स्टेशन पे रेलगाड़ी पकड़ेंगे, फलाने स्टेशन पर छोड़ेंगे, ये सब कहीं से बैठे बैठे लोग रिज़र्व कर लेते हैं। आजकल तो मोबाइल से भी शुरू हो गया है। तो ये सब इंटरनेट का ही करामत है। या हवाई जहाज़ की यात्रा करनी हो तो फ़्लाइट है कि नहीं, कैंसिल है, चलेगी कि नहीं है, तो कितना पैसा लगेगा, कहाँ क्या पकड़ना होगा, सारी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। खेल के खबरों से लेकर चिकित्सा की हर जानकारी हमें मिल जाती है। यह अपनी बेहतरीन खूबियों के कारण हमारे लिए वरदान है। लेकिन यदि इंटरनेट का प्रयोग लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से किया जाए तो अभिशाप भी बन जाती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि
इंटरनेट का प्रयोग तो हम करें, लेकिन सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि दुरुपयोग आप करेंगे तो ये आपका दुरुपयोग करेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जो भी सुविधा है उसका हमें ध्यान रखना है कि सही प्रयोग होना चाहिए, ना कि गलत प्रयोग हो। तो पूरा का पूरा जो लिखेंगे वो किस तरीके का दिखेगा वो आप इस तरह से देख लीजिए। और शब्दों की जो मैंने बात की है, तो मैंने तो कहा कि जिन जिन शब्दों की चर्चा की है उसमें लिखने के लिए, हाँ, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि विषय से जुड़े हुए रहते हुए भी आप इससे अलग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मोबाइल में देखने पर स्वाभाविक है कि छोटा दिख रहा होगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ये लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए, और इसको याद करके समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई निबंध लेखन में इंटरनेट वरदान या अभिशाप। और निबंध लेखन की हम बात कर रहे हैं, 2 या 3 निबंध लेखन हुआ करता है, उसमें से जो आपको अधिक अच्छा लगता हो वही याद करना है आपको। तो दूसरा निबंध जो प्रस्तावित है वो है देशभक्ति। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करें कि देशभक्ति पर यदि हमें निबंध लिखना है, मान लीजिए 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, तो क्या हो सकता है। या आप शब्द की सीमा बढ़ा सकते हैं, वो तो किस परिस्थिति में कहा गया है उस पर निर्भर करता है। तो उसके लिए है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रत्येक नागरिक में अपने देश के प्रति देश प्रेम एवं भक्ति की भावना होती है, ऐसे व्यक्ति को ही देशभक्त कहा जाता है। जिस देश में हमारा जन्म होता है, जहाँ के अन्न को हम खाते हैं, जहाँ की हवा तथा पानी पीते हैं, उस देश के प्रति प्रेम की भावना रखना हमारा परम दायित्व है। देशभक्ति सिर्फ देश के लिए मर मिटना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है। ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी दुर्घटना को आपने अपनी होशियारी से होने से रोक लिया, ये भी देशभक्ति है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, ये भी देशभक्ति है। आप देश में सांप्रदायिक माहौल जो है उसको सुधार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, ये भी देशभक्ति है। जो देश के हित में काम किया गया वो देश के प्रति भक्ति है, अर्थात वही देशभक्ति है। और इसके लिए हमें सतत तैयार रहना है। जिस प्रकार एक सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, एक किसान अपने खेत में मेहनत करते हुए फसलें उगाता है, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर एवं अन्य देशभक्त अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक पालन करता है, उसी प्रकार हम विद्यार्थी भी यदि मन लगाकर पढ़ाई करें तो यही हमारी देशभक्ति होगी। अतः ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम देशभक्ति की भावना को जगा कर रखें। इसी से देश का विकास होगा और इसी से सबकी प्रगति होगी। और सबकी जो प्रगति है वही तो देश की प्रगति है, क्योंकि देश किसी व्यक्ति विशेष से तो नहीं बनता है, सबके मिलने से ही देश उसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देशभक्ति के ऊपर लिख सकते हैं निबंध। इसको भी लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देशभक्ति के ऊपर निबंध इस तरीके से आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 निबंध अगर हों तो 3 में से कोई 2 को लक्ष्य बनाइए, उसको याद करिए, और 2 में से 1 तो आएगा ही आएगा, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। एक और निबंध लेखन में समय का महत्व पर भी थोड़ी सी चर्चा भी हम लोग करेंगे। आपको पता है कि समय बहुमूल्य है। समय जो एक बार बीत गया, लौट गया, वापस नहीं आता है। तो समय का महत्व जो है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। उसके ऊपर तो निबंध लिखना परम आवश्यक है, ताकि इस बहाने कम से कम आपको ये पता चल जाए कि समय जो है उसका महत्व कितना ज़्यादा है। समय कभी लौट कर नहीं आता है, इसीलिए समय के महत्व को यदि हम पहचान नहीं पाए तो पछताने के सिवा और कुछ हासिल नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के लिए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी समय का महत्व समझ लेता है वह अवश्य जीवन में आगे बढ़ता है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है, ना कि पीछे की ओर। ये जो कथन है ये विशेष रूप से समझने लायक कथन है कि समय पीछे नहीं लौटता है कभी। समय जो बीत गया वो बीत गया,
और सबसे महत्व हमको देना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन साधना करने के लिए है, समय के महत्व को समझने के लिए है। यदि विद्यार्थी जीवन में हम इसे नहीं समझ पाए तो आगे तो पछताने के अलावा कुछ हो नहीं पाएगा। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय कम है तो कुछ हो सकता है, लेकिन यदि समय है ही नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य दोनों को बर्बाद कर देती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। समय का सम्मान हमें सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि समय जो लौट कर चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो पछता सकते हैं, लेकिन पछता कर कुछ मिलेगा तो नहीं, बल्कि ध्यान से यदि देखा जाए तो पछताना भी तो समय की बर्बादी ही है। क्योंकि जितने देर आपने पश्चाताप किया कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो आपका समय बर्बाद हो गया और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा निबंध जैसे मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ कि लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और फिर बता दूं कि शब्दों का जो चयन है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप इन्हीं शब्दों को रखें या अपना शब्द भी रख सकते हैं।